Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is achievements of Bohr's model of atom. Achievements of Bohr's model of atom. बोहर ने जो हमें मॉडल दिया था उसके पोस्टुलेट्स हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। तो अब बोहर्स मॉडल ने कौन से शॉर्टकमिंग्स जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में थे उनको ओवरकम कर दिया, क्या क्या अचीवमेंट्स हमें मिले बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में, कितनी सक्सेस मिली बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को। तो सबसे पहली अचीवमेंट जो थी कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से हम उसके पोस्टुलेट से हम रेडिए ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स जो है इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज उनमें हम उनको डिटरमाइन कर सकते थे। ठीक है, पहली अचीवमेंट क्या थी? रेडिए ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ये मॉडल जो है बहुत सक्सेसफुल रहा। रेडियस डिफरेंट या वेरियस ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में उनको डिटरमाइन करने के लिए हमें पता चल जाता था कि फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडिए कितना है, सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन उसकी रेडिए कितनी है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में। ठीक है, तो अभी कैसे निकाल देते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। ये स्टेशनरी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करता है ना ही गेन करता है। ये अपने ही ऑर्बिट में रह के बिल्कुल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इस पे चार्ज इक्वल टू है Ze। ठीक है, Z इज द एटॉमिक नंबर एंड E इज द नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें होंगे। इसलिए Z इज द एटॉमिक नंबर एंड E इज दैट वेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे। तो ओवरऑल जो सम है दैट इज इक्वल टू ZE एंड हियर इज द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यहां पे मैं इसको R लिख देता हूं। ठीक है, और दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच हैविंग चार्ज E एंड इट्स मास इज M। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है एंड इसका मास M है, और ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस विथ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ v। इसकी जो वेलोसिटी है जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इसकी वेलोसिटी v है, जिस वेलोसिटी से ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे जो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम यहां पे दो फोर्सेस जो है इलेक्ट्रॉन पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स वो है जो कि इसको न्यूक्लियस से बांध के रख देता है, विच कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्जेड न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्जेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक फोर्स क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्जेड न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्जेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर खाली ये फोर्स इस पे एक्ट करे तो इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के पास पास आ जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्जेड एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्जेड, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। तो अगर खाली ये फोर्स इस पे एक्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है इट विल कम क्लोजर 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 टू द न्यूक्लियस, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करेगा। लेकिन बोहर ने बोला ऐसा नहीं होता।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में तो होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसी इलेक्ट्रॉन पे दूसरा फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दैट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही ऑर्बिट में कन्फाइन रहता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. ये फोर्स जो है इसको अंदर की ओर खींचता है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस फोर्स जो है ये उसको बाहर की ओर खींच देता है. एंड दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. दैट्स वाई कि जो इलेक्ट्रॉन है इट रिमाइंस कन्फाइन्ड इन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट. ठीक है, दो फोर्सेस जो है ये इलेक्ट्रॉन है, एक फोर्स इसको बाहर की ओर खींच रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स इसको अंदर की ओर खींच रहा है. ठीक है, और दीज टू फोर्सेस, बाहर खींचने वाला और जो अंदर खींचने वाला, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहता है जो इसकी पर्टिकुलर ऑर्बिट है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. ठीक है, तो अब हमें पता चला कि यहां पे दो फोर्सेस होते हैं. वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये किसके बराबर होता है? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम उस फोर्स को बोलते हैं विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या बोलता है? वो बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. उनके ऊपर चार्ज कितना है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, उसी डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ता है. ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन it will decrease because these two are inversely proportional. ठीक है, और यहां पे हम एक कांस्टेंट डाल देते हैं k, जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं. अब ये कूलम्स लॉ है, लेकिन यहां पे हमारे पास दो चार्ज नहीं है, एक न्यूक्लियस है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो अब हम इस लॉ को हमारा जो केस है उसमें अप्लाई करेंगे. So the force of attraction here is equal to K, which is Coulomb's force constant, and Q1. Q1 एक चार्जेड बॉडी जो यहां पे इट्स न्यूक्लियस, इट्स हैविंग चार्ज Ze, तो हम Ze लिखेंगे. एंड अनदर जो यहां पे इसने चार्ज दिया हुआ है, अनदर जो हमारे पास चार्जेड पार्टिकल है, इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट्स हैविंग चार्ज E. To the square of distance, and distance here means the radius of the orbit, which is equal to r. ठीक है, तो इसी का स्क्वायर हमें लेना है, तो that becomes equal to r square. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k z e square by r square. ठीक है, k z e square by r square is force of attraction which is acting on the electron which is directed towards the nucleus. लेकिन at the same time इसमें centrifugal force भी है, मैंने जो बोला था which is opposite to the this force of attraction. Centrifugal force is away from the directed away from the center. So this force here is equal to m v square by r. Centrifugal force is equal to m v square by r. ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. मैं थोड़ा सा यहां पे जाता हूं क्योंकि जगह कम है. अब हम यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो अब रिलेशनशिप बची है दैट इज k z e स्क्वायर इज इक्वल टू m v स्क्वायर. k z e स्क्वायर इज इक्वल टू m k z e स्क्वायर इज इक्वल टू m v स्क्वायर. ठीक है, डिवाइड बाय यहां पे इसका r है. ठीक है, तो अब हम यहां से r निकाल सकते हैं.
आर किसके बराबर होगा? आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। ठीक है, आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई, जब हम आर को ऊपर लेके जाएंगे तो एम वी स्क्वायर नीचे आ जाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप से हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकाल सकते हैं, लेकिन दैट इज अ बिट डिफिकल्ट। वो डिफिकल्ट है बिकॉज अगर हमें इस रिलेशनशिप से रेडियस निकालनी है तो हमें जो है यहां से हम आर नहीं, यहां से हम वी स्क्वायर निकाल देते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप से हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालेंगे, लेकिन हमें एक तो जो कोलम्स कांस्टेंट है वो तो हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बिकॉज इज कांस्टेंट, z इज द एटॉमिक नंबर, a इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट वेरी पर्टिकुलर ऑर्बिट, जो कि निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसको हम इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विद नेग्लिजिबल मास, और इसकी वेलोसिटी निकालना इट्स नॉट दैट इजी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहां से रेडियस इजीली नहीं निकाल पाते, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम बी स्क्वायर की जगह पे कोई किसी और टर्म को लेके आ जाए। तो हम यहां से अब बी स्क्वायर निकाल देते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि जो वेलोसिटी है इससे हम किसी और टर्म से रिप्लेस कर दें। हमारे पास और एक पोस्टुलेट है बोहर का, हमारे पास बोहर का पोस्टुलेट है दैट कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन दैट वेरी ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर हो। अगर किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर ना हो तो इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व नहीं करेगा, दैट ऑर्बिट इज नॉट परमिटेड। ठीक है, तो हमारे पास पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दैट वेरी ऑर्बिट विच हैव एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π। ठीक है, तो इसका मतलब है mvr एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होता है, शुड बी इक्वल टू nh/2π। ठीक है, तो अब यहां से हम v को निकालेंगे। v इज इक्वल टू nh/2πmr। ठीक है, हमें यहां पे इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गई। हमें यहां से इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गई। ठीक है, v इज इक्वल टू nh/2πmr। इनको नीचे लेके आएंगे तो यहां पे v बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो v की वैल्यू है इक्वेशन नंबर थर्ड जो है उसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में डालेंगे। ठीक है, v की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से हम पुट करेंगे टू इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड से जो हमें v मिला है दैट इज इक्वल टू nh/2πmr, ये वैल्यू हम अब इंसर्ट करेंगे v की जगह पे इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज यहां पे v स्क्वायर है तो हमें इन सारी टर्म्स को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इनको स्क्वायर करेंगे दैट बिकम्स इक्वल टू m स्क्वायर h स्क्वायर बाय
2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हमने v की वैल्यू इस इक्वेशन से यहां पे डाल दी और हमें स्क्वायर करना पड़ा बिकॉज यहां पे v का स्क्वायर था, इज इक्वल टू k z e स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर एच स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर करना पड़ा, बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। तो यहां से हम ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एम और आर को कैंसिल किया तो हमारे पास जो अब इक्वेशन बची है दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बची है और यहां से अब हम आर निकालेंगे, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अभी आप देखोगे हमें किसी भी जगह पे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, जिसको हम चाहते थे कि हम इसको रिप्लेस कर दें, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी टू डिटरमाइन। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहां पे इनको लिख देता हूं। यहां पे मैंने थोड़ा सा मिटा दिया। तो अब यहां से हम आर निकालेंगे, तो आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये जो के जेड ई स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम आर ये नीचे आ जाएंगे ये टर्म्स, के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें ये सारी चीजें पता है। ठीक है, लेकिन n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट्स द एनर्जी शेल जो है, एनर्जी स्टेट जो है उसका नंबर क्या है, बिकॉज मैंने पोस्टुलेट्स में बोला था कि जो ऑर्बिट है इनको हम नंबरिंग कर सकते हैं, दे कैन बी नंबर्ड एज 1 2 3 4 और उनको हम के एल एम एन ओ पी क्यू इससे भी हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है, 4 तो कांस्टेंट है, पाई इज 3.14, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पे मैंने r बाहर निकाला था तो यहां पे r नहीं आएगा। ठीक है, k is the Coulomb's constant which equal to its value is equal to 9 into 10⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। z is the atomic number of the atom जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड e is the charge on the electron। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम जो एटॉमिक नंबर होता है z इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास इस रिलेशनशिप में z की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। अब हमारे पास z जो है z की वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं इनकी अब वैल्यूज यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इनकी वैल्यूज यहां पे लिख देता हूं। तो हमारी जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है जिसके हम निकालना चाहते हैं, दिस एन स्क्वायर एज सच रहेगा क्योंकि दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें दिखाता है हम किस ऑर्बिट की रेडियस हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम एज सच रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। अगर हम इफ वी आर टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, एन की वैल्यू। अगर हमें ऑर्बिट नंबर सेकंड की रेडियस निकालनी है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसके बाद हमारे पास है
h square. h is the Planck's constant और जिसकी वैल्यू होती है 6.62 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड. ठीक है, डिवाइड बाय हियर इज 4 into पाई 3.14 स्क्वायर है इसका. ठीक है, m is the mass of the electron. ठीक है, mass of the electron you know is equal to 1.6. mass of the electron is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. और k is the Coulomb's constant. इसकी जो वैल्यू होती है इट्स इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9. ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू जो हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं. यहां पे Z नहीं है बिकॉज Z की हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है. इट्स एटॉमिक नंबर इज 1. तो अब E स्क्वायर वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. ठीक है, और जब आप इनको मल्टीप्लिकेशन जो है या डिवीजन जो है ये सब करने के बाद हमें इसकी वैल्यू आ जाती है R इज इक्वल टू 0.529. ठीक है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बिकॉज n स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ n इज द ऑर्बिट. इट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें ऑर्बिट बताता है, जो कि हमें शेल बताता है, एनर्जी शेल बताता है. ठीक है, और अगर हम इसको इनटू करें 10 raised to power minus 10 मीटर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें बाय 10 raised to power minus 10 मीटर से इट बिकम्स इक्वल टू 0.529. ठीक है, इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें बाय 10 into 10 raised to power minus 10 मीटर से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एंगस्ट्रॉन्स. तब जो हमें रेडियस मिलेगी हमें एंगस्ट्रॉन्स में मिलेगी. या दूसरा 0.529 इंटू n स्क्वायर इंटू 10 raised to power minus 8 अब ये हमें सेंटीमीटर्स में मिलेगी. ठीक है, अब जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मिलेगी दैट विल बी इन सेंटीमीटर्स. तो अब हम इनको थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं. मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं. तो फॉर ऑर्बिट नंबर 1 या जिसको हम एनर्जी शेल भी बोल देते हैं, पहली ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी? तो हम यहां पे हमें दी गई है रिलेशन 0.529 इंटू n स्क्वायर. n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड फॉर जो एनर्जी शेल जो ऑर्बिट फर्स्ट होता है उसका वैल्यू जो होता है दैट्स 1. तो हम 1 स्क्वायर करेंगे. ठीक है, इंटू 10 raised to power minus 8. ठीक है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमें जो रेडियस मिले वो सेंटीमीटर्स में मिले. दैट विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर्स. 0.529 into 10 raised to power minus 8 centimeters is the radius of first orbit in case of hydrogen. ठीक है, और अगर हम इसको मीटर्स में लिख दें तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? 0.529 into 10 raised to power minus 10 मीटर्स. ठीक है, into 10 raised to power minus 10 मीटर्स. ठीक है, तो अगर हम ऑर्बिट नंबर सेकंड ले लेंगे, if n is equal to 2, हम एनर्जी शेल सेकंड की बात कर रहे हैं, उसकी हाइड्रोजन में कितनी रेडियस होती है? तो हम क्या करेंगे? 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 2 to the 4. ठीक है, दैट विल बिकम इक्वल टू 2.11 इंटू 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर. जो ऑर्बिट नंबर सेकंड होगा उसकी रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 2.11 इंटू 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर्स और 2.11 इंटू 10 raised to power minus 10 मीटर्स. ठीक है, सो अब हमें इससे क्या पता चलता है एंड सो ऑन. अगर हम n की वैल्यू 3 रख देंगे तो हमारे जो ऑर्बिट है हाइड्रोजन में जो ऑर्बिट
है या जो एनर्जी लेवल थर्ड है उसकी रेडियस कितनी होगी हमें पता चल जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 4 रख देते हैं तो जो ऑर्बिट नंबर 4 है या जो एनर्जी लेवल जो 4 है उसकी रेडियस कितनी होगी हमें इस रिलेशनशिप से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें रेडियस निकालनी हो nth ऑर्बिट की, ठीक है, if we have to determine radius of nth orbit, that will be equal to radius of first orbit into, ठीक है, radius of first orbit into n square. We have to multiply radius of first orbit with n square. That is the number of that very particular energy shell या एनर्जी लेवल जो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रेडियस होगी उस nth ऑर्बिट की या nth शेल की हमें वो मिल जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और अगर हमें रेडियस निकालनी हो nth ऑर्बिट की इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, जैसे जो हमारे पास हीलियम है, हीलियम पॉजिटिव, ठीक है, अगर हमें हीलियम पॉजिटिव का निकालना हो, अगर हमें लिथियम डाइपॉजिटिव का निकालना हो तो उन केस में जो रेडियस होगी nth ऑर्बिट की वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू r1 रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हमें निकला है 0.529, ठीक है, इनटू n स्क्वायर, दैट इज द नंबर ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर एनर्जी शेल और दैट वेरी पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है, डिवाइड बाय z. z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। जिस एटम में हम इलेक्ट्रॉन का किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसमें हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस क्या है, तो हमें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये रिलेशनशिप याद रखनी है। दैट इज r n रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू r1 रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन केस ऑफ हाइड्रोजन इनटू n स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट वेरी एनर्जी शेल टू द z is the atomic number of that very atom जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस देखना चाहते हैं in which the electron is revolving। ठीक है,